नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और स्थानीय पार्टियों के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और उपचुनाव की जीत या हार से प्रदेश बीजेपी सरकार या विपक्षी दलों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिग्गज नेताओं की सियासी प्रतिष्ठा पर इसका बड़ा असर दिखेगा। इसलिए दारोमदार निभाने वाले नेता पूरी सियासी चौसर बिछाकर खुद रणनीति तय करने में जुटे हैं और बारीकी से सियासी हवाओं का रुख भी भांप रहे हैं। बीजेपी में सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर और प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल तीनों नेताओं पर चुनाव का पूरा जिम्मा है, क्योंकि प्रत्याशियों के पैनल बनाने से लेकर के उम्मीदवार चयन तक का काम इन्हीं के जरिए हुआ है। अब पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 सीटों में फिसलकर 14 सीटों पर आ गई और 11 सीटों का सीधे सीधे नुकसान हुआ। इसीलिए इस बार पार्टी पिछली गलतियों से सबक लेकर अब आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर पूरा का पूरा दारोमदार इस वक्त नजर आ रहा है और यही नेता मुख्य रणनीतिकार भी हैं। लेकिन पीसीसी चीफ डोटासरा की भूमिका सबसे बड़ी है। इनके अलावा झुंझुनू सीट पर सांसद ब्रजेंद्र ओला की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि उनके बेटे अमित ओला चुनाव लड़ रहे हैं, जो दिग्गज कांग्रेस नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के पोते हैं। देवली उनियारा में टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद हरीश मीणा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर है। यह सीट जिताने की जिम्मेदारी हरीश मीणा और पायलट पर है। दौसा में भी सांसद मुरारीलाल मीणा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है। पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट यहां के दिग्गज नेता रहे हैं। बीजेपी में दौसा सीट पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि उनके भाई जगमोहन मीणा को यहां से टिकट मिला है। जबकि अलवर के रामगढ़ सीट पर अलवर से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जिनके क्षेत्र में यह सीट आती है और टिकट वितरण में उनकी पूरी चली है। खीवसर में नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर है। उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल को उनकी टिकट पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। यह सीट आरएलपी ने नहीं जीती तो आरएलपी का भी कोई विधायक विधानसभा में नहीं बचेगा। 84 और सलूम्बर सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीएपी सांसद राजकुमार रोत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से उन्होंने दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारे और बीएपी के वर्तमान में 3 विधायक भी हैं। तो ये कुल मिलाकर के पूरा गणित है और इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक कई नेता कल जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। 7 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस तो दावा कर ही नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां आरएलपी और बीएपी अपनी भूमिका इसमें दिखा रहे हैं। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है, जरा सबसे पहले आपको मिलवा दें उससे। आपको बता दें कि हमारे साथ खास पैनल के अंदर भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। सर, बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि एक मैं इसमें रिएक्शन चेतन जी आपसे लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि पहले एक सीट बीजेपी के खाते में थी। अब कहा जा रहा है कि 6 सीटों पर पाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों का गढ़ था या होल्ड माना जाता था। वहां सेंधमारी कैसे मुमकिन हो पाएगी? शुभेंदु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव हारती है, जैसे लोकसभा की आपने बात की, हमने 11 सीटें हारी थी। ऐसे कैसे जब हमने 23 का विधानसभा चुनाव हुआ और जिन सीटों पे हम हारे उनकी हमने समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद में हमने पाया कि इन कारणों से हम लोग इन बूथों पे पीछे रहे। हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी कमियों को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं हमारी क्या कमियां थी और उन कमियों को दूर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं करती है कि ईवीएम खराब और चुनाव आयोग खराब, ये हम नहीं करते हैं। हम सच्चाई से जनता के फैसले को स्वीकार करके अपनी कमियों को दूर करके हम चुनाव मैदान में उतरे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको, हम 7 की 7 सीटें क्यों जीतेंगे? हम हारे हुए हैं 6 सीटों पर, ये सच्चाई है। लेकिन हार को जीत में बदलना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आता है, नेतृत्व को आता है। और वो कैसे आता है मैं बताता हूं आपको। मैं आप सबसे पहले खीवसर विधानसभा क्षेत्र लीजिए। खीवसर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग करीब 2000 मतों से चुनाव हार गए थे और वहां पे जो इंडिपेंडेंट थे दुर्ग सिंह जी, वो 15,118 वोट वो ले गए थे। हनुमान बेनीवाल जी वो व्यक्ति है जो 35,000 से जीत जिनकी शुरू हुई थी। उनके भाई नारायण जी बेनीवाल 6,000 पे आ गए। उसके बाद में अब उन्होंने अपनी पत्नी को उतारा, तो वो सीट हम जीतेंगे, आप भी समझते और हम भी समझते हैं। दूसरी बात है 84 विधानसभा।
84 विधानसभा में कांग्रेस को मत मिले 28,120। तीसरे नंबर की पार्टी है कांग्रेस वहां पर। राजकुमार जी रोत वहां पे जीते हैं और मार्जिन मतों से जीते हैं, लेकिन बीजेपी 41,984 वोट लेकर दूसरे नंबर पार्टी रही है। अब आइए आप देवली उनियारिया। देवली उनियारिया में आप देखिए, हम हारे हैं चुनाव, हमें पता है हम क्यों हारे हैं। देवली उनियारिया का आपको मैं बता देता हूँ। देवली में बीजेपी को मिले 85,826 मत और कांग्रेस को मिले 1,05,001 मत। उसमें साथ में विक्रम सिंह जी थे वहां पर, वो करीब करीब 19,000 मत वो भी ले गए थे साथ में। अब इसी तरीके से आप आ जाइए दौसा में। आप कोई भी झुंझुनू ले लीजिए, झुंझुनू में हमारे राजेंद्र जी भांबू जो हमारे लोकसभा नहीं, के अब आप देखिए प्रत्याशी ना, थे, मैं वही कहना चाह और रहा हूँ वो कि जब लीड आप निर्दलीय देखिए। लड़े। देखिए 10-20 नहीं, मैं हजार आता वोटों का हूँ अंतर है। शुभेंदु जी, मैं अब आता इस हूँ लीड को लास्ट कैसे बात। पाटेंगे ना अब आप? शुभेंदु जी, हाँ मैं हाँ, आता हूँ ना, इसी बात कर रहा हूँ, इसी हाँ। बात। झुंझुनू के अंदर आप देखिए, हमारे जो राजेंद्र जी थे, बागी हमारे थे, 42,407 मत ले गए। उन्होंने, अभी आपने देखा होगा, जब जब इन लोगों ने निर्दलीय फार्म भरने की बात कही थी तो बड़े लोग खुश हुए थे कि बीजेपी में बागी, बीजेपी में निर्दलीय खड़े हुए, लेकिन नहीं हुए, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व और कार्यकर्ता समझा, और आज वो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, ये तो रही डेटा एनालिसिस की बात, अब आता हूं मैं काम पर। भारतीय जनता पार्टी ना जाति पे चुनाव लड़ती है ना धर्म पे चुनाव लड़ती है, वो अपने काम के आधार पे चुनाव लड़ती है। चाहे वो प्रदेश सरकार के काम हो और चाहे वो केंद्र सरकार के काम हो। डबल इंजन की सरकार ने भजन लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के काम किए हैं पिछले एक साल में, शुभेंदु जी, जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुए थे, ईआरसीपी का आप ले लीजिए, यमुना जल समझौते को ले लीजिए, बिजली की समस्या को ले लीजिए, सड़कों को ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए आप, किसानों को ले लीजिए, 6,000 से 8,000 करने का काम माने भजन लाल जी ने राजस्थान सरकार के उसमें 2,000 रुपए बढ़ाए। तो हर क्षेत्र में हमने काम किया है। और हमारे कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ जनता के बीच में क्यों जाता है? ठीक है। वो इसलिए जाता है कि उसके पास काम है बताने के लिए। कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस के दो बड़े नेताओं को राजस्थान से बाहर कर दिया कांग्रेस ने। आपने अभी नाम लिया सचिन पायलट साहब का, गहलोत साहब का नाम लिया, इन दोनों की ड्यूटी लगा दी महाराष्ट्र में। क्यों लगाई है पता आपको? क्योंकि कांग्रेस का जो अंदरूनी कलह जो है वो राजस्थान के इन चुनावों में ना दिखे, इसलिए पहले से ही बाहर भेज दिया। ठीक है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला वो जैसे जैसे करे, लेकिन नहीं, हम इसमें लोग ये तो हमारे सर काम के थोड़ा-सा, बलबूते पर अगर बीजेपी प्रदेश के नेतृत्व बीजेपी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी राजस्थान ने से जो काम बीजेपी के किए अगर हैं। किसी नेता को हरियाणा में अगर प्रभारी बना करके भेज दिया, वहाँ की जिम्मेदारी दे दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको राजस्थान से साइडलाइन कर दिया है। ऐसा नहीं है ना ना, ना ये परिस्थितियां तो आपके लिए भी लागू हो जाएंगी ना फिर। मैं आता हूँ। हाँ, नहीं, मैं सचिन मैं वापस पायलट जी लौटूंगा आपके छोटा पास। नाम मैं, नहीं है। बाकी मेहमान भी हमारे साथ, मैं सुमित जी को जरा इसमें जोड़ लेता हूँ। सुमित जी, इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए देखिए सबसे बड़ी चिंता इस बात की भी रहेगी, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि जब भी सत्ता में कोई पार्टी होती है तो उस पार्टी को एक एज होता है। तो बीजेपी सत्ता में है तो एक एज उनके पास है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बाकी जो सीटें हैं उनमें से 4 सीटें ऐसी हैं जो कि गढ़ मानी जाती हैं। सचिन पायलट का एक अच्छा खासा प्रभाव उन सीटों पर नजर आता है। टिकट के ऐलान में भी ये कहा गया कि भाई उनकी काफ़ी चली है, उनकी बातों को माना गया है। तो अब ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है, और जब ये चुनाव हार जीत का अंतर, वो अलग बात है कि किस पार्टी को जीत मिलेगी, किसको हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसका प्रभाव जो है इन बड़े नेताओं के ऊपर पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। शुभेंदु जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको, पूरे पैनल को और आपके दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धनवंतरी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। शुभेंदु जी, अब एक लंबी चौड़ी फेर इस चेतन जी गिना रहे, बस इतना ही कहना चाहूंगा, मन बहलाने को गालिब एक ख्याल अच्छा। वस्तु स्थिति ये है कि बीजेपी खुद ही इस चुनाव को हारा हुआ मान, ये चुनाव बीजेपी 7-0 से हारेगी और 23 तारीख को उस पर मोहर लगेगी। ये कैसे हारेगी मैं बता देता हूं। इनके अभी प्रभारी जी आए हैं, वो खुद ही कहते हैं हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। तो मतलब इन्होंने अपने आप में, इनका कॉन्फिडेंस देख लीजिए, स्वीकार कर चुके हैं। और क्यों ना करें, 10 महीने में इस प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से इस प्रदेश को गवर्न किया है, जिस तरह से चलाया है, जनता त्राही त्राही है। प्रभारी महोदय के पास फीडबैक है, वो जानते हैं कि हम इसलिए हार रहे हैं। शुभेंदु जी, ये चुनाव जो है 7 विधानसभाओं के चुनाव, ये कंपैरिजन का चुनाव है। कंपैरिजन होगा प्रत्याशियों का, कंपैरिजन होगा 10 महीने पहले की और आज की सरकार का, और उसके बाद मतदाता वोट डालने जाए। मतदाता देखेगा कि वो, इनके पास कैंडिडेट नहीं थे, 2 तो राइवल जिन्होंने इनके कैंडिडेट को हराया उनको ले लिया, एक उनको जिनके देवली उनियारा में जिन पे आरोप लगे कि बेसला को सरेआम हराने के लिए अपीलें करते फिरे, सरेआम हराने का काम किया, उनको इन्होंने प्रेशर में ले लिया। दौसा के लिए आपने देखा ही होगा करोड़ी लाल जी का क्या बर्ताव रहा।
तो हालात ये इनके पास कैंडिडेट नहीं थे, इनसे क्या कंपेयर करेंगे, ये हमारे कैंडिडेट से नहीं कर पाएंगे। जब मतदाता पूर्ववर्ती सरकार में और आज की सरकार में कंपेयर करने उतरेगा तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए वो परेशान होगा कि कैसी सरकार वो थी और कैसी सरकार आज है। वो सरकार थी जो ओपीएस देती थी कर्मचारी को आरजीएचएस देती थी। आरजीएचएस के आज हालात ये है कि कर्मचारी बेचारे अपने इलाज के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। चूंकि सरकार पैसा नहीं देती इसलिए कर्मचारी दुखी है। किसानों को इन्होंने छला, किसानों से कहा कि साहब हम आपको 2700 रुपए गेहूं पे एमएसपी दे देंगे, 2300 रुपए में टरका दिया। और ना किसानों का इन्होंने कोई भला नहीं किया। किसान हर तरह से त्राही त्राही है, खाद के लिए लाइन में लगा हुआ है। माँ बहनों को हमने स्कूटी और जो स्मार्टफोन देने का काम किया, वो अभी हाल ही एक दिन आपके यहाँ डिबेट हो रही थी, जितनी स्कूटी हमने खरीदी उनमें से कई हजार स्कूटियां आज आग छान रही हैं, खत्म होने के कगार पर है। ये इन्होंने काम किया। तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी को हर हालत में एस है और हम 7-0 से जीतेंगे और निसंदेह बीजेपी 7-0 से हारेगी। ठीक है, आप 7-0 से हारेगी बीजेपी। खैर ये परिणाम तय करेंगे। मैं इसमें प्रकाश भंडारी जी को जोड़ लेता हूं। प्रकाश सर, एक चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है कि चुनाव में जीत हार किसी की भी हो, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो बड़े दिग्गज नेताओं पर पड़ेगा। अब सचिन पायलट देख लीजिए, उनके प्रभाव की कांग्रेस पार्टी के अंदर जो प्रभुत्व है उनका अच्छा खासा है। और अशोक गहलोत की चुनाव हारने के बाद, मतलब ये जो पूरा उनके क्योंकि कैंपेन के अंदर में पूरा चुनाव लड़ा गया था, तो उसके बाद सचिन पायलट एक दूसरे नई जनरेशन के नेता के तौर पर उनकी एक इमेज है और ये उनके लिए भी बड़ी अग्नि परीक्षा है। तो क्या ये ऐसे न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि बीजेपी के अंदर भी, क्योंकि 10 महीने का कार्यकाल है, जो जनता तय करेगी वो ये भी बताया जाएगा कि भाई ये सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, कितनी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसका ये एक मैंडेट होगा। मैं राजस्थान के जो चुनाव हो रहे हैं 7 जगह, लेकिन मैं हरियाणा के परिदृश्य से जो मैंने सीखा है और जो मतदाताओं को एक सबक मिला है और राजनीतिक पार्टियों को एक सबक मिला है हरियाणा से, उसका असर मुझे लगता है कि वो राजस्थान में दिखे। कांग्रेस ने पूरा फोकस जो है जाट समुदाय को अपनी तरफ करके और जातियों को जो है नाराज किया। और ये स्थिति कम से कम एक दो कॉन्स्टिट्यूंसी में तो राजस्थान में भी है। आप शिवसर की बात करें तो आप देखेंगे कि जो एक जाति वर्ग, एक विशेष जाति का जहां प्रभुत्व होता है वहां पर लोग सुनते थे बात, लेकिन हरियाणा ने कुछ दूसरा कुछ कर दिखाया। वो ये है कि प्रभुत्व जिसका है उसे हम चाहते नहीं। जो जाट समुदाय के इतने मुख्यमंत्री और इतने लंबे समय तक राजा रहा, उसके प्रति जो नाराजगी थी और जातियों की, वो पूरी तरह उभर के आई। और यही कारण है कि भाजपा वहां पर कांग्रेस को पटकने देने में कामयाब रहे। उन्होंने और जातियों को साधा। अब जातियों को तो अलग नहीं कर सकते ना, लेकिन वहां की परिस्थितियां तो यहाँ के हिसाब से अलग है ना सर। वहां तो चलिए जाट वाला फैक्टर नहीं, वही आ रही है वो परिस्थितियां जो हरियाणा बनी थी। हरियाणा में एक ही जाति, एक तो वह शेड्यूल ट्राइब नहीं, बाकी वो सारी जातियां हैं जो राजस्थान में। यहाँ भी मुस्लिम है, वहां भी मुस्लिम है, यहाँ भी शेड्यूल कास्ट है, वहां भी शेड्यूल कास्ट है, यहाँ भी ब्राह्मण है, या वहाँ यहाँ भी जाट है, सारी जातियां हैं। एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं है, बाकी सारी जाति है। और आप देखिएगा कि हरियाणा का असर राजस्थान के चुनावों में दिखेगा। और ज्यादा जाति के आधार पर अगर वोट मांगे गए तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मुक्की खानी पड़ी। क्योंकि और जातियां बड़ी सजग हुई है। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रभुत्व वाली जाति है उसके खिलाफ लामबंदी शुरू हुई है। वो आपको हरियाणा में दिखा कि वहां पर जो जिस तरह से कांग्रेस ने जाटों पर भरोसा किया था कि एक तरफ हो जाएंगे और हो जाएंगे, हमारा ऐसा कुछ हो जाए, कुछ नहीं हुआ। वो यही दिखेगा, आपको दिखेगा, यहाँ दिखेगा। राजनीतिक पार्टियों को नए सिरे से करना पड़ता है। अच्छा कैंडिडेट, अच्छे जो कैंडिडेट देखिए जाते तो होंगे, जब उम्मीदवार होंगे तो किसी न किसी जाति के होंगे। अब आप हम लोग से बातें कर रहे हैं कि देवली उनियारा की जो सीट है उसमें मीणा को ही वोट देते, सीट जो है मीणा ने जीती थी, मीणा को देते। तो ऐसी स्थितियों के अंदर अब वहां पर सचिन पायलट क्या कर लेंगे या दौसा में क्या कर लेंगे? सवाल यह है कि मीणा की सीट जो है वहां पर अब कांग्रेस ने एक जो है एक बहुत बड़ा खेल खेला है मेरे समझ में।
वो है दौसा के अंदर। उन्होंने जो जाति वाली हरियाणा की जो जो कुछ सीख थी, उन्होंने ये पकड़ करके एक शेड्यूल कास्ट को खड़ा करा दिया, जनरल सीट पे शेड्यूल कास्ट को खड़ा करा दिया। अब आप देख रहे हो कितने वोट ले लेंगे वो, हारेगा कौन जीतेगी मुझे पता नहीं, क्योंकि चुनाव में कई तरह की बातें होती है। ठीक है। उन मीणा को तो जबरदस्त टक्कर दिया। हाँ। तो अब उसका कारण यह है कि जो गैर मीणा जाति हैं, तो यानी कि फर्स्ट फेज में जो पहली जो हर्डल है उसके अंदर दोनों पार्टियां जो हैं वो प्रत्याशी चयन के अंदर पास नजर आ रही हैं। मैं इसमें जरा सुनील जी को जोड़ लेता हूं। सुनील कौशिक जी, एक चीज़ बताइए, ये पहली जो हर्डल होती है और कई पॉलिटिकल भाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ये कह चुके हैं कि हमने पहला जो हर्डल है उसको पार कर लिया है, प्रत्याशियों का चयन, और ये बड़ा मुश्किल होता है। इसको अगर आप देखें ओवरऑल तो क्या इसमें पहली अग्नि परीक्षा में पास होती हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, और जो उसके बाद विरोध भी हुआ न सिर्फ अकेला बीजेपी में कुछ जगहों पर और बल्कि कांग्रेस में भी कई जगहों पर आवाज उठ करके आई कि भाई दावेदार तो हम भी हैं। अगर जी आप चाहे तो स्थापित जातियों के खिलाफ एक बुलंदी से लोग सामने आए हैं। हाँ। जो स्थापित जातियां हैं, जो समझते हैं कि पावर हमारे हिस्से का है। हाँ। और इसे कोई नहीं छीन सकता, उन सबको जो हरियाणा में सबक मिला है वो कांग्रेस को भी समझना चाहिए। और बीजेपी कैसे जीती है वो अच्छी तरह जानती है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के चुनाव के अंदर बीजेपी की रणनीति कांग्रेस से ज्यादा मजबूत रहेगी। ठीक है। क्योंकि उन्होंने हरियाणा से बहुत कुछ सीखा है और वो यहाँ होने नहीं देगी। ठीक है। मैं ये आप देखना, ये सर हरियाणा का बिल्कुल आपको काफी कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। चलिए ये देख लेते हैं कि हरियाणा का कितना असर यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। सुनील जी को मैं जरा जोड़ लेता हूँ। सुनील जी वही जानना चाह रहे हैं कि भाई इसमें क्या नजर आ रहा है। वो शुभेंद्र जी, उपचुनाव में इतना सब कुछ देखा नहीं जाता। मुख्यमंत्री को उतरना पड़ा हो, कैबिनेट को उतरना पड़े, और निश्चित तौर से इतनी माइक्रोवेव लेवल पर जाकर के समीक्षा करनी पड़े। अधिकतर उपचुनाव पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ते, किसी भी देश में उपचुनाव हो या लोकसभा के में भी तमाम उपचुनाव हो। लेकिन इस बार राजस्थान में ऐसा देखा जा रहा है कि निश्चित तौर से उपचुनाव भी प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। 76 से ज्यादा यदि नेता उपचुनाव के में लगे हों तो 7 सीटों पर, जहां कांग्रेस के भी आप देखिए कि 42 से ज्यादा नेता हैं, भाजपा के 34-35 के आसपास नेता हैं, 12 मंत्री हैं, खुद चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं इस बात को लेकर के। तो निश्चित तौर से मान के चलिए कि लड़ाई तो ठीक है, संघर्ष की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, पिछली बार तो चुनाव हुए तो ठीक है, भजनलाल जी तो थे नहीं मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी दूसरे थे, प्रदेश के प्रभारी भी दूसरे थे। लेकिन अब तो नहीं है, अब मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा, नए प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा, जो वहां प्रभारी अग्रवाल साहब बना करके भेजा गया है, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि प्रतिष्ठा का विषय उपचुनाव बना हुआ है। ठीक है। तो मतलब कांग्रेस में और बीजेपी में, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अग्नि परीक्षा होगी कि कुछ भी आपने इन दिनों में फैसले लिए सरकार बनने के बाद, बहुत सारे ऐसे वायदे थे जो आपको पूरे करने चाहिए थे, वो धरातल पर उतरे कि नहीं उतरे। इन सब बातों की भी समीक्षा इस चुनाव में होगी। उस बात को लेकर के भी मुझे लगता है 7 विधानसभा के वोटर्स ये वोट डालेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जिस उम्मीद के साथ, जिस अपेक्षा के साथ हम सरकार लेकर के आए थे, कि अब उम्मीद पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतर रही है कि नहीं उतर रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के पक्ष होने के लिए अच्छा, सबसे ज्यादा किसके ऊपर असर पड़ेगा भाई? अगर बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों पार्टियों में से सबसे ज्यादा हार जीत का असर किसके ऊपर पड़ेगा? श्रेय किसको? और आप देखिए, श्रेय तो एक ही को मिलता है ना, और हार की जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है, कार्यकर्ता ही लेते हैं फिर हार की जिम्मेदारी। तो हम लोग दिल्ली से बैठ के देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री थोपा गया है, मुख्यमंत्री का कोई मतलब तो है नहीं हुआ। अब मुख्यमंत्री का निर्णय कैसे हुआ? यदि मुख्यमंत्री का पैसा बैकग्राउंड देखा जाए तो निश्चित तौर से नहीं है। और इसका एग्जाम्पल उत्तराखंड देखा गया, तो उत्तराखंड में भी जो मुख्यमंत्री उतारे गए थे, मुख्यमंत्री ये तो देखिए वो उनकी इंटरनल पॉलिसी है, वो उन्होंने जैसे भी तय किया। ये मुझे नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ। इंटरनल पॉलिसी जब होती है जब आप पावर में होते हैं, फिर आप जनता के बीच जाते हैं और जनता से वोट लेने के लिए जब अपील करते हैं, तो इंटरनल जो पॉलिसी है उसकी समीक्षा जनता करती है ना। वो नहीं कि आपने जो हमने अधिकार, जो विधायक दल के नेता चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि बाईपास करके गए हैं, एक प्रक्रिया है। खैर उस बात पर ना, हाँ ठीक है, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कहने के चलन चले गए ना कि विधायक चुनते हैं नेता। अब कोई ठीक है,
ठीक ये तो ऊपर से ही सब इसमें चेतन जी को जरा जोड़ लेता हूं। चेतन जी, अब इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं। एक चीज ये है कि किसका कितना कद पर कितना असर पड़ेगा, ये बड़ा जरूरी है। और जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं और उपचुनाव की जो प्रतिष्ठा इस वक्त बनी हुई है कि भाई अगर ये हार जाते हैं, क्योंकि आप भी कह रहे हैं 7 सीटें जीतेंगे, लेकिन ये किसके दम पर? अभी हमारे मित्र ने 2-3 बातें कही थी, कांग्रेस के मित्र ने। कंपैरिजन कर, बिल्कुल करेगी कंपैरिजन, पिछले 5 साल की सरकार का, इस 1 साल की कार्यकाल की सरकार का, और कंपैरिजन करेगी जब तो जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी। तो वो कंपैरिजन करेगी वो लाठी तंत्र की सरकार जो 5 साल चली थी, वो कंपैरिजन करेगी जो होटलों से 2 साल सरकार चली थी, वो कंपैरिजन करेगी कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई का, वो कंपैरिजन करेगी पेपर लीक का, युवाओं के साथ विश्वासघात का, नौकरी लूटने का। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे थे अभी दूसरे वाले के, अभी बीजेपी चुनाव प्रतिष्ठा बना के लड़ती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनौती के रूप में लेता है किसी भी इलेक्शन को। हम लोग इलेक्शन को हल्के में नहीं लेते हैं, चाहे वो वार्ड का इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का हो। हम लोग पूरी मेहनत से, पूरी तपस्या से इलेक्शन लड़ते हैं। हम कभी ये देखते नहीं है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा और क्या नहीं होगा। हम लोग ये करते हैं हम बेस्ट से बेस्ट कैसे दे सकते हैं। इस राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए हमारे जो भी प्रत्याशी उतरे हैं उनके लिए हम रात और दिन कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, प्रदेश नेतृत्व काम कर रहा है, केंद्रीय नेतृत्व अपने काम के बलबूते पर बात कर रहा है। हम लोग हमारी मेहनत से लड़ रहे हैं, हम कभी भी किसी का अच्छा, ये सहारा आपको बनने का लगता है कि प्रयास नहीं हरियाणा वाला करते। जो फॉर्मूला था वो क्या राजस्थान में इंप्लीमेंट हो सकता है? मैं आता हूं। बीजेपी के लिए फॉर्मूला केवल एक है, गरीब, युवा, महिला और किसान। इन 4 के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इन चारों को केंद्र बिंदु मान करके और इनकी सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है जनता के बीच में। हाँ। और अभी आप लोगों ने कहा क्या काम किया भजन लाल जी ने, मैं अगर गिनाने लगूंगा शुभेंदु जी आपको सुबह से नहीं, शाम हो अच्छा जाएगी। ठीक है, वो मैं तो अलग शुरुआत विषय करता हूं है। आपको। 84 मैं और शुरुआत खीसर पर क्या रणनीति रहेगी? मैं बताऊं, क्यूसर हम 100% बड़े मार्जिन, मैंने आपको डेटा बताए हैं, उन डेटा से 35,000 से जो पार्टी 2,000 पे आ गई, कांग्रेस वहां टक्कर में ही नहीं है। 20,000 के करीब वोट कांग्रेस को मिलते हैं। हाँ। वो टक्कर में ही नहीं है। और 84? कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे हेमंत राम जी डागा जो 2023 में प्रत्याशी थे, 84 में भी कोई वही दिक्कत नहीं? प्रत्याशी हमारे आज है। हम लोगों को पता है हम चुनाव क्यों हारे, किन किन कमियों के कारण 84 हारे, में कोई कहां दिक्कत पर नहीं? हारे। कोई दिक्कत नहीं है, 7 की 7 विधानसभा में क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। हाँ। और अभी से नहीं कर रहे हैं, पिछले 8 महीने से, जब ठीक से विधानसभा से लोकसभा, विधानसभा 23 का चुनाव हो गया, हम लोग काम करते हैं शुभेंदु जी। हम हवा में बात नहीं करते हैं और ना हम किसी को गुमराह करने का। हमारे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ये राजस्थान की जनता जवाब देगी, इलेक्शन के ठीक है। अंदर देगी। सुमित जी, और सुमित आप जी। लोग जब आएंगे मैदान में, आप लोग जब आएंगे काउंटिंग के दिन, आप लोग कहेंगे 11 बजे के बाद में कि ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग अच्छा, खराब ये है, भी इस पर भी लोकतांत्रिक बात हो जाए। संविधान खतरे अच्छा में सुमित जी, ये एक चीज आपकी है, स्टेटमेंट फिक्स अभी है। तो देखिए चुनाव चल रहा है ना, अभी तो हुआ नहीं है, रिजल्ट भी आना है, अभी बाकी है, अभी तो वोटिंग होगी। लेकिन ऐसा क्यों कि अगर जीत जाए तो ठीक, लेकिन अगर कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो उसके बाद ईवीएम को दोष मर दिया जाए, ऐसा क्यों? शुभेंदु जी, जहां तक ईवीएम का सवाल है, मेरी पार्टी ने जो सवाल उठाए थे, आज तक चुनाव आयोग ने उसका जवाब नहीं दिया है। निरुत्तर है तो अभी भी बना हुआ है कि 99% और 60% बैटरी कैसे रही। अब मैं आ जाता हूं आज की बात पर। सुनील जी ने अभी कहा था कि इस सरकार की अग्नि परीक्षा होगी। निसंदेह ये सरकार की अग्नि परीक्षा है शुभेंदु जी, और सरकार फेल होगी। पर्ची से निकली सरकार की संवेदनशीलता देखिए। अभी 2 महीने पहले इस प्रदेश में अतिवृष्टि के चलते जलाभाव था, बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, आपदा मंत्री इस्तीफा देके घर बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पर थे, उसके बाद दोबारा प्रदेश महामारी में, एपिडेमिक्स में गिर गया, डेंगू मलेरिया आए, क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जी वापस विदेश में थे। ये इनकी संवेदनशीलता है, इसके चलते मैं कह रहा हूं कि ये हारेंगे। इन्होंने अभी बड़ी जोरदार बात करी पेपर लीक की। अरे साहब, पेपर लीक तो कुछ करते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों हो? किरोड़ी लाल जी मीणा खुद कहते हमने हैं तो कि करके दिखाया है, लिपापोती कर रहे हैं। हमने तो ये- करके दिखाया है, आपने लिपापोती की चेतन थी। जी, संयम, ठीक है। संयम। हमने तो करके दिखाया है। संयम रखें। चेतन जी, चलिए, संयम ज्यादा रखें। ज्यादा समय है नहीं, अब जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं, वोटिंग होगी और उसके बाद जो परिणाम आएंगे उससे सभी के सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये तो तय है कि चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प हो रहा है और मुकाबला बहुत कड़ा है, और इन परिणामों का जो असर है
वो राजनीतिक दिग्गजों के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन किसके ऊपर कितना पड़ता है वो जीत हार के अंतर से ही पता चल पाएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो इस वक्त दांव पर लगी हुई है, लेकिन किसको चुनाव के अंदर कितना लोग पसंद करते हैं और किसकी इमेज कितना पार्टी के अंदर बढ़ती है, इस पर नजर रहेगी। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।